हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूं कि इस पावन पर्व को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सर्कल्स के पूरे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमारी 9th-10th की क्लास के बिहाफ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोशिश करूंगा कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करने की मैं कोशिश करूं और साथ ही साथ ये भी आशा करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ उन सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, सर्कल को। तो बच्चों, सर्कल स्टार्ट करने से पहले मैं आमतौर पर सभी क्लासेस में बच्चों से ये पूछता हूं कि सर्कल क्या होता है, और पहले ही ये डिस्क्लेमर लगा देता हूं कि वो घिसा पिटा सा जवाब मुझे मत देना कि सर्कल यानी गोला, क्योंकि आमतौर पर जब हम लोग 9th-10th क्लास में आ जाते हैं तो हम लोग ऑलरेडी 2-3 साल पहले ही सर्कल पढ़ चुके होते हैं, है ना। और उसके बाद यहाँ तक आते आते भी आप लोग मुझे यही जवाब दें कि सर्कल यानी गोला, तब तो भैया बात जायज नहीं है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम लोग कि सर्कल होता क्या है। तो सबसे पहले याद दिलाता हूं आपको कि सर्कल बनाने के लिए हम लोग करते क्या थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि सर्कल बनाने से पहले हम लोगों को जरूरत पड़ती थी एक सेंटर की। ठीक है, एक सेंटर की। तो मैंने यहां पर ले लिया एक सेंटर के बाद मुझे जरूरत पड़ती थी एक फिक्स्ड डिस्टेंस की, और जैसे ही इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बच्चों में रोटेट करता था तो मुझे मिलते थे कुछ आर्क्स, है ना। और जैसे ही मैं इन आर्क को कंबाइन करता था तब जाकर मिलता था मुझे एक सर्कल, है ना। तो सर्कल की डेफिनेशन भी बच्चों यहीं से निकल कर आती है कि सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क विथ फिक्स्ड पॉइंट एंड कांस्टेंट डिस्टेंस, है ना। अब यदि अगर मैं इस फिक्स्ड पॉइंट की बात कर लूं बच्चों, तो ये क्या होता है, सेंटर। इस कांस्टेंट डिस्टेंस की अगर मैं बात कर लूं तो ये होता है मेरे पास रेडियस। ये जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए थे इनको हम लोग कहते हैं आर्क्स। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको कंबाइन किया तो ये जो मुझे आउटर बाउंड्री मिली बच्चों, इसको हम लोग कहते थे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि आमतौर पर क्या होती है, 2πr। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं बच्चों कि पाई की वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सर्कल के और क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। चलिए, तो यहां पर मैंने ले लिया एक सर्कल, ठीक है। अब मेरे पास सुविधा है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर चीज़ों का इस्तेमाल करूँगा। ये है मेरे पास एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर जितना भी रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मैंने कलर कोई सा अच्छा सा ले लेना है, सपोज ये बढ़िया दिखेगा, है ना। इसके अंदर जितना भी ये रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस आउटर बाउंड्री के अंदर जितना भी रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है ये कहलाता है बच्चों एरिया ऑफ सर्कल, है ना। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल कैसे बनता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर्कल के कुछ और कंपोनेंट्स, है ना। तो मैंने यहाँ पर कुछ सर्कल और ले लिए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लाइन से 2-3 सर्कल बना लेता हूँ क्योंकि मुझे अब इनकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। यहाँ पर मैंने कुछ सर्कल्स लाइन से बना लिए हैं, ठीक है। अब ये मेरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए, कलर भी कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते हैं हम, ब्लैक बेटर रहेगा, है ना। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों कि एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस को इंटरनली 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है ना। सरकमफेरेंस को इंटरनली 2 पॉइंट्स पर टच कर रही है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं,
कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड है बच्चों, ये एंटायर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। इन पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये कहलाते हैं हमारे पास सेगमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बड़ा पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं मेजर सेगमेंट, है ना, और जो छोटा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं माइनर सेगमेंट। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो क्या मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर तो मैं ढेर सारी कॉर्ड्स बना सकता हूँ, है ना, इनफाइनाइट कॉर्ड्स मैं बना सकता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे एक कॉन्सेप्ट और मिलने वाला है कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, वो मुझे कहाँ पर देखने को मिल रही है? सेंटर पर। और यहीं से कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायामीटर, है ना। इसी को तो हम लोग कहते थे क्या? डायामीटर। ठीक है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर। तो यहां से आप लोगों को एक चीज और समझ में आएगी बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो इतना पोर्शन है, मैं इसको थोड़ा सा और कलर से आपको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या था? रेडियस। ये भी क्या है? रेडियस। तो इसका मतलब साफ है, यहां से मुझे एक चीज और समझ में आ गई कि क्या जो डायामीटर है वो दो रेडियस से मिलकर बन रहा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूं कि डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। होगा कि नहीं? चलिए, तो ये बात भी मुझे अच्छे से समझ में आ गई। कई बार बच्चों ये एग्जाम्स में पूछा गया है 9th 10th क्लास में, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज व्हाट? सो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर। या इन शॉर्ट अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि डायामीटर क्या होता है, सो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डायामीटर। अब इस कॉन्सेप्ट में हमारे पास कोई इफ एंड बट वाली कंडीशन नहीं है। चलिए देखते हैं और आगे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो यदि अगर मैं यहाँ से कुछ चीजें और देखूं तो एक ऐसी लाइन, है ना, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो रही है। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके पास हो रही है, तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं बच्चों, इस लाइन को हम लोग कहते हैं टेंजेंट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टेंजेंट। और जहां कहीं पर भी ये टच कर रही है, इस लाइन को हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दें। तो अब मुझे बताना है आप लोगों को कि ये जो लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सीकेंट। ठीक है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या क्या देखा, एक बार फिर से मैं समराइज करता हूँ पूरा। तो सर्कल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्क विद फिक्स्ड पॉइंट एंड कांस्टेंट डिस्टेंस। और जैसे ही इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम लोग रोटेट करते हैं तो हमें मिलते हैं कुछ आर्क्स, है ना। और इन आर्क को जैसे ही हम कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है एक सर्कल। इस सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। इस पूरी आउटर बाउंड्री के अंदर जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। एंड एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने देखा कि एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस को इंटरनली दो पॉइंट्स पर टच करती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कॉर्ड। ठीक है, और कॉर्ड जो है वो एंटायर सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जिनको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। एंड क्वाइट ऑब्वियस, जब मेजर पार्ट है उसको हम लोगों ने कहा मेजर सेगमेंट, एंड जो छोटा पार्ट है उसको हम लोगों ने कहा माइनर सेगमेंट। एक सर्कल में इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, बट जो सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है और वही क्या होती है? डायामीटर होती है। एंड डायामीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, या इन शॉर्ट यू कैन से रेडियस इज हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके पास हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ
टेंजेंट एंड द जो पॉइंट पर वो पास होती है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंट। चलिए अब मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताई हैं मैं एक एक करके उसको शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूं और साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सर्कल वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ अच्छा सा पेन ले लेता हूं, सपोज ये बेहतर होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, लॉन्गेस्ट कॉर्ड of a circle is diameter. Longest chord of a circle is diameter. ठीक है, a line which touches a circle at one point is called tangent. And the point where the tangent touches the circle is called point of contact. ठीक है, the longest chord of a circle is a diameter and a line which touches a circle at one point is called tangents and the point where the tangent touches the circle is called point of contact. ठीक है, ठीक, a straight line can intersect a circle at max 2 पॉइंट्स, है ना। एक सीधी रेखा सर्कल को अधिकतम 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं हम लोग। A straight line can intersect a circle at max 2 point. ठीक है, two circles can intersect each other at max 2 points. दो सर्कल जो है भैया वो एक दूसरे को 2 ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हैं। कैसे? इससे ज़्यादा संभव ही नहीं है ना। इसके अलावा कोई और परिस्थिति नहीं हो सकती है। आप 2 सर्कल्स को एक दूसरे के साथ 2 पॉइंट से ज़्यादा इंटरसेक्ट नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो पॉइंट्स मैं लिखने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एट any point of a circle, at any point of a circle there is only one tangent is possible. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। सर्कल के एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है, बट अब उसके बाद की बात और महत्वपूर्ण है। बट एट एनी सर्कल
एट एनी सर्कल इनफाइनाइट टेंजेंट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इन दोनों ही बातों को मैं आपको इलस्ट्रेट करके मैं बता दूं कि यदि अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल के एक पॉइंट पर मैं केवल एक ही टेंजेंट बना सकता हूं। ठीक है, यानी कि ये। ठीक, बट अगर मैं सर्कल की बात करूं, एक सर्कल की अगर मैं बात करूं तो इस एंटायर सर्कल पर मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकता हूं बच्चों, है ना। कैसे, जरा देखिए ध्यान से। इस पूरे सर्कल पर मैं इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकता हूं। ठीक है, यहां से ये टेंजेंट नहीं है, तो आप इस तरीके से, ये भी टेंजेंट नहीं बनी यार, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है ना, तो एक टेंजेंट पर आप लोग चाहे जितनी तमाम उतनी टेंजेंट्स बना सकते हैं, लेकिन सर्कल के एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो उस पर केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल होता है। और कई दफा ये सारी चीजें जो हैं एक एक मार्क्स में पूछी जाती हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना सही रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूं इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ। सर्कल का एक फ्रैक्शन इस तरीके से भी किया जा सकता है। ठीक है, और इन्हें हम लोग कहते हैं बच्चों सेक्टर्स। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जो बड़ा पार्ट है उसको हम लोगों ने कह लिया, ये कहलाते हैं बच्चों सेक्टर्स, है ना। ये भी सेक्टर और ये भी सेक्टर। तो जो बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर और जो छोटा पार्ट है वो माइनर सेक्टर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है, तो वो हमसे पूछते हैं लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए। ठीक है, हमसे वो बात करेंगे लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक, या फिर वो हमसे बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ये वाला, है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, इसका एरिया, है ना। पता नहीं ये कैमरे में शो हो रहा है कि नहीं, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग क्या कहेंगे, एरिया। और अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क की अगर मैं बात करूं तो ये ए और ये बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। या फिर वो आपसे ये वाली लेंथ निकालने के लिए भी बोल सकता है, यहाँ से लेकर ये इस तरीके की ये लेंथ निकालने के लिए। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो सेंटर पर बना हुआ ये वाला एंगल और साथ ही साथ रेडियस। ये दो चीज़ें अगर हमें मालूम है तो हम लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों ही चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लेंथ ऑफ आर्क की। तो भैया लेंथ ऑफ आर्क कुछ अलग नहीं है, ये 2 पाई आर का ही कोई पार्ट है। 2 पाई आर यानी कि सरकमफेरेंस का ही कोई पार्ट है। अब कौन सा पार्ट है, तो जो ये एंटायर एंगल है बच्चों, ये कितने डिग्री का है, ये 360 डिग्री का है। तो ये हो जाएगा हमारे पास थीटा बाय 360th part of 2 pi r, and this is the लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, इसी तरीके से जब हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करें बच्चों, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर जो है ये भी
थीटा बाय 360 और कौन सा पार्ट, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों ही निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे चीज़ों को सीखने में थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, तो अब शायद बढ़िया तरीके से यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर पा रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर दोनों ही चीज़ें आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी अच्छे से। तो अब हमें बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से देर ना करते हुए डिस्कस करते हैं उनके बारे में भी, है ना, उन थ्योरम्स के बारे में भी। तो जिसमें से सबसे पहली ही थ्योरम जो मेरे पास है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। बहुत ही प्यारी थ्योरम है और 9th-10th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज है इसका क्वेश्चंस में, और साथ ही साथ कई दफ़ा डायरेक्टली भी ये प्रूफ करने के लिए पूछ ली जाती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या ही ये कहना चाहते हैं हमसे। तो जब हम इसकी बात करें तो दरअसल ये कहना क्या चाह रहा है, मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो यदि अगर सपोज मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सर्कल है और ठीक, और ये है एक कॉर्ड। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर, ये रहा इसका सेंटर, और सेंटर से मैंने बनाई एक परपेंडिकुलर इस पे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर थ्योरम में दिया क्या क्या गया है, मैं पहले वो सारी चीजें मेंशन कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पर गिवन है बच्चों सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, है ना, एंड इस कॉर्ड को मैं नाम दे देता हूं A और B। सर्कल विथ सेंटर O एंड हैविंग कॉर्ड AB। मुझे प्रूफ क्या करना है, साथ ही साथ मुझे ये भी दे रखा है कि इसको भी अगर मैं कुछ नाम दे दूं, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो OP है ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी कि AP बराबर है किसके, PP के। इस बात को मुझे प्रूफ करना है। चलिए, तो मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करूँगा, है ना, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, है ना। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया है बच्चों, कंस्ट्रक्शन में मैंने ज्वाइन OA एंड OB। मैंने OA और OB को ज्वाइन कर लिया है। चलिए अब करते हैं हम इसका प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए बच्चों मैंने यहाँ पर दो ट्राइंगल्स कंसीडर करे, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। है ना, यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल्स लिए OAP एंड OBP। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आप लोग देखेंगे तो क्या OA बराबर है OB के, ये हैं बच्चों रेडियाई, है ना। कुछ बच्चों को इसको बोलना नहीं आता है, ये रेडियस का प्लूरल फॉर्म है, इसको रेडी बोलते रहते हैं, दैट इज रेडियाई। ठीक है, OP दोनों में कॉमन है, OP दोनों में
कॉमन है, ठीक है। साथ ही साथ ये हमने परपेंडिकुलर बनाया है, तो ये दोनों एंगल्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो इसीलिए एंगल OPA बराबर है एंगल OPB के, ये ईच 90 डिग्री, और ये हमें दे भी रखा है, आप गिवन भी लिख देंगे तो भी चलेगा। जिसके कारण मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट, है ना। मैं उम्मीद करूं कि आप लोगों को कॉन्ग्रुएंसी मालूम होगी। OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP, और यहाँ पर जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है बच्चों, दैट इज RHS, है ना। ये जो क्राइटेरिया है ये है RHS, यानी कि राइट हाइपोटेनियस साइड। एंड वी नो दैट वेरी वेल, whenever two triangles are congruent we can say any of their corresponding parts are equal. So इस लिहाज से मैं ये कह सकता हूं, hence AP बराबर है BP के, और यही बात मुझे प्रूफ भी करनी थी। तो आशा करूं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। चलिए तो बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है। और नेक्स्ट थ्योरम में इसी का कन्वर्स पार्ट हमें दे दिया गया है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, है ना। इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। चलिए मैं समझाता हूँ, है ना, या फिर इन शॉर्ट में मैं आपसे कह दूं कि इससे पहले जो मैंने किया है ये उसी का कन्वर्स है ना। अब कन्वर्स कैसे है, इस बात को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा करने के लिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया है, ये रहा हमारा एक सर्कल, और यहाँ पर मैंने ले ली है एक कॉर्ड, है ना। इसके अंदर बना ली मैंने एक कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ कहीं पर है इसका सेंटर, ठीक, यहाँ कहीं पर है इसका सेंटर, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं कि यदि अगर मैंने सेंटर से इसको जोड़ा, ये अगर सेंटर है, ये है मेरे पास A और ये B, है ना। तो अगर ये इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है तो OP जो है वो निश्चित रूप से इस पर परपेंडिकुलर होगी। ये बात मुझे प्रूव करनी है। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में, है ना। अब यहाँ पर क्या है, गिवन क्या है, इसको समझिए। यहाँ पर पहले से हमें दिया गया है कि AP बराबर है BP के, है ना। और मुझे ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अरे चेक कर लो ना, पिछली थ्योरम में हमने यही किया था, ये दिया गया था और ये प्रूफ करना था, और अब ये दिया गया है ये प्रूफ करना है, तो हुई ना बात उल्टी। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसको प्रूफ। और इसको भी प्रूफ करने से पहले मैं यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर ले रहा हूँ, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। किस किस को, OA और OB को मैंने ज्वाइन कर लिया। कलर का बड़ा लफड़ा है, चलिए ज्वाइन OA एंड OB, इसको मैंने ज्वाइन कर लिया है, ठीक। करते हैं इसका प्रूफ, है ना। इसका प्रूफ करने के लिए भी हम लोग यहाँ से दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है।
हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स लिए OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। और इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास OA बराबर है OB के, क्या बोलते हैं बच्चे इसको, रेडी, नहीं नहीं, रेडियाई, ठीक है, क्या है ये, रेडियाई, ठीक। अब साथ ही साथ यहाँ पर OP जो है बच्चों वो दोनों में कॉमन है, OP जो है वो दोनों में कॉमन है, ठीक। और साथ ही साथ हमें ये भी दे रखा है कि AP जो है वो बराबर है किसके, BP के, है ना, AP जो है वो बराबर है BP के, ये बात हमें दे रखी है, ठीक। तो अब हम ये कह सकते हैं therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया लग रहा है बच्चों वो है साइड साइड साइड, जिसको हम लोग मैथ्स की भाषा में SSS से डिनोट कर देते हैं। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या मैं अब ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर है, और मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ 1 और 2, मैं इनको नाम दे दे रहा हूँ 1 और 2, ठीक है। तो इस बिहाव से मैंने कहा कि अब एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के बाय CP CT। बट एक चीज़ मुझे और दिख रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है बच्चों, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर कितना है, 180 डिग्री। और ये क्यों है, क्योंकि ये हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स हैं, इसीलिए हम कहेंगे इनको लीनियर पेयर एंगल्स। अब ज़रा यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, कि जब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं और दोनों का सम 180 डिग्री है, तो क्या ये दोनों एंगल 90 डिग्री के नहीं होंगे? और अगर ऐसा है तो मैं अब ये कह सकता हूँ, इसका मतलब OP इज परपेंडिकुलर टू AB है। और यही बात तो मुझे प्रूफ करनी थी, चेक कर लीजिए, सही है, सही है, जल्दी से बोलो, ठीक, क्लियर है इतनी बात? तो क्या मैं भी देख लूँ, मेरे बोर्ड पर सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं? यस, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम हमारी अगली थ्योरम, ठीक है बच्चों। और इसमें बोला गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। वो हमसे कह रहा है, वो हमसे कह रहा है कि यदि अगर एक सर्कल है और उसमें 2 कॉर्ड्स हैं, है ना, उसमें 2 कॉर्ड्स हैं, इसको अंडू करो, समय लगेगा मुझे सीखने में थोड़ा सा, है ना। ये 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक, ये है A और ये है B, ये है C और ये है बच्चों D, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो सेंटर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब सेंटर से डिस्टेंस हम परपेंडिकुलरली ही मेजर करेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, है ना, इसको हम नाम दे दे रहे हैं कुछ P और ये Q, ठीक है। अरे जल्दी से कह दो, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि यदि अगर AB बराबर है CD के तो OP भी बराबर होगा OQ के। इट सिंपली मीन्स whenever 2 chords are equal then their distance from the centers are also equals and distance is always measures in a perpendicular form, 90 डिग्री पर ही मेजर की जाती है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर हमारे पास गिवन है भैया AB बराबर है CD के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि OP
OP बराबर है किसके, OQ के। ठीक है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। और ऐसा करने के लिए करूं क्या थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन, हाँ जी लीजिए, मैंने इसको ज्वाइन कर लिया, किसको ज्वाइन करूं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसको और इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन OB एंड OD, ज्वाइन OB एंड OD, हमने OB और OD को ज्वाइन कर लिया। चलिए प्रूफ करते हैं इस बात को। फिर मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर किए, OBP इन ट्राइंगल OBP एंड ODQ या OQD एंड ट्राइंगल OQD। ठीक है, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में अगर सबसे पहले ये देख लो कि सबसे पहले तो AB बराबर था CD के, ये गिवन है हमारे पास, तो क्या हाफ ऑफ AB जो है ये भी बराबर होगा हाफ ऑफ CD के, तो AB का हाफ क्या हो गया बच्चों, BP, और CD का हाफ कितना हो गया, DQ, और इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। अब यहाँ से आप लोग अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो OB बराबर है हमारे पास किसके, OD के, OB बराबर है हमारे पास OD के, ये क्या है आपकी रेडी, रेडी नहीं रेडियाई, ठीक है रेडियाई, और साथ ही साथ BP बराबर है OD के, नहीं BP बराबर है DQ के, BP बराबर है DQ के, आप चाहें तो इसे लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, है ना, हमने ये अभी प्रूफ किया है। ठीक, और क्या ये एंगल 90 डिग्री है, हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि डिस्टेंस हम हमेशा परपेंडिकुलरली ही मेजर करेंगे। तो एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQD ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो अब हम आसानी से कह सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OBP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQD, है ना। अब यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है चेक कर लो, क्या RHS है, यस ऑफ कोर्स RHS है। अगर नहीं मालूम है तो मैं एक बार बता देता हूँ कि RHS क्राइटेरिया कब लगाया जाता है, जब किसी ट्राइंगल में एक 90 डिग्री हो यानी कि राइट, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेनियस, और एक कोई भी साइड हो, तब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब मैं आसानी से कह सकता हूँ कि OP बराबर है OQ के, और ये लिखने में बच्चों को मज़ा आता है तो मैं भी लिख देता हूँ हैंस प्रूव्ड। बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग हमारी अगली थ्योरम पर और देखते हैं क्या ही वो हमसे कह रही है। ठीक, chords equidistant from the center of a circle are equal in length। अब इसी का जस्ट अपोजिट उन्होंने कह दिया है कि यदि अगर कोई दो कॉर्ड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो निश्चित रूप से वो दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल होंगे, इसी का उल्टा भाग है। चलिए प्रूफ करते हैं इस बात को, बनाते हैं एक सुंदर सा सर्कल। ये देखो ये सुविधा है मेरे पास अब, है ना। पहले मेरा व्हाइट बोर्ड पर सर्कल जैसे नई नवेली दुल्हन की रोटी होती ना वैसा बनता था, अब बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो यदि अगर ये मेरे पास एक सर्कल है तो इसमें अगर मेरे पास दो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स बना लेता हूं मैं, कॉर्ड्स अलग कलर से बना लेता हूं थोड़ी सी, ये रही दो कॉर्ड्स, ठीक है। और यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर, यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर,
अब वो हमसे ये कह रहे हैं कि यदि अगर इनकी यहाँ से डिस्टेंस अगर आपस में इक्वल है, यानी कि OP और OQ अगर आपस में इक्वल है, तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होनी चाहिए, ऐसा आपको प्रूव करना है। AB और ये है बच्चों CD। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी से कह दो मुझे, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या हमें गिवन है। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया गया है कि OP बराबर है OQ के। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि AB बराबर है CD के। चेक करो, पिछली थ्योरम में ये दिया गया था, ये प्रूफ करना था, है ना, और अब यहाँ पर ये दिया गया है, ये प्रूफ करना है, इसीलिए हम इसको कह देते हैं कि ये इसका कन्वर्स है, पिछली थ्योरम का कन्वर्स है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करें, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करें, है ना। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग पहले तो पेन बदल लेते हैं और वापस से इसको ज्वाइन कर ले रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करें, इसके बाद फिर हमने यहाँ से दो ट्राइंगल्स लिए। इन ट्राइंगल OBP एंड ट्राइंगल OQD, ऐसा भी चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल है। तो सबसे पहले तो भैया OP बराबर है OQ के, ये गिवन है। OP बराबर है OQ के। ठीक है, और चूंकि ये डिस्टेंस है तो ये 90 डिग्री भी होगा, है ना, होगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQD, ये ईच 90 डिग्री है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, 90 डिग्री के हैं। और साथ ही साथ तीसरी चीज, क्या OB बराबर है OD के, जल्दी से बताइए मुझे। OB है, OB बराबर है OD के। ये हैं बच्चों रेडियाई। ठीक है, तो ये है हमारे पास तीन चीजें जिसके बिहाफ पर मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल OBP is congruent to triangle OQD, OBP is congruent to triangle OQD, है ना। अब यहाँ पर क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है, ये साइड है, हाइपोटेनियस है और एक 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं RHS के द्वारा इसको बोल सकता हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट है। और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि BP बराबर है QD के। अच्छा, अभी तो हमें AB बराबर CD प्रूफ करना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। क्या जब BP बराबर है DQ के, और ये क्यों बराबर है, CPCT, and CPCT stands for corresponding parts of congruent triangles, है ना। And we already learned about whenever two triangles are congruent, then we can easily say then any of their corresponding parts are equal, है ना, by the property CPCT। ठीक, तो जब BP बराबर है DQ के, जब BP बराबर है DQ के, तो क्या ट्वाइस ऑफ BP भी बराबर होगा ट्वाइस ऑफ DQ के। मैं अच्छे से लिख दूं इसको थोड़ा सा, अभी तो मेरे पास रबर सब है मेरे नए नवेले बोर्ड पर। 2DQ, है ना,
और चेक कर लो, हमने ये थ्योरम में पढ़ा हुआ है कि जब कभी भी परपेंडिकुलर डाला जाएगा किसी भी कॉर्ड पर तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, AP बराबर है BP के और DQ बराबर है CQ के, और जब मैं इन दोनों का डबल कर दूं तो ट्वाइस ऑफ BP किसके बराबर होगा, AB के बराबर, और DQ का ट्वाइस CD के बराबर। क्या यही मुझे प्रूफ करना था? चेक कर लो, क्या यही मुझे प्रूफ करना था? चलिए इसको डब्बे में बनाते हैं ना अपन, और मज़ा आएगा। और आखिरी में लिखते हैं क्या वही, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड, है ना, यही तो लिखना था हमें। ठीक, आ रही है बात समझ में? चलिए तो मज़े लेते रहिए ऐसे ही सर्कल के, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताते रहें कि क्या मेरी बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही है जो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जिंदा रखते हैं पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली थ्योरम की तरफ, और ये है इम्पॉर्टेंट, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। जो इक्वल कॉर्ड्स होते हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में भी। हमें चाहिए है सर्कल, और वो भी काले कलर में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बनाया एक सुंदर सा सर्कल। ये मेरे कैमरे में कैद हो भी रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। ठीक है, मुझे लगा ज़्यादा कॉर्नर पे तो नहीं हो गया। ठीक, तो उन्होंने कहा है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर, है ना। तो मैंने यहाँ पर भैया दो इक्वल कॉर्ड्स बना ली, ये कॉर्ड और ये कॉर्ड, है ना। और मैंने ये भी कह दिया कि ये दोनों ही कॉर्ड्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। ये A, B, C और D, यहाँ कहीं होगा इसका सेंटर। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हैं, यानी कि ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए इस, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर मुझे दिया क्या गया है, तो दिया गया है मुझे दो कॉर्ड्स आपस में बराबर है, यानी कि AB बराबर है CD के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मुझे ये करना है कि ये सेंटर्स पर जो दोनों कॉर्ड हैं ये इक्वल एंगल बना रही है, यानी कि एंगल AOB बराबर है किसके, COD के। ठीक है, AOB बराबर है COD की, इस बात को मुझे प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, तो कॉन्ग्रुएंसी आप लोगों को बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने दो ट्राइंगल्स कंसीडर करे, इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें ध्यान से, तो क्या OA बराबर है OC के, यस, OA बराबर है OC के। इसी तरीके से OB जो है ये बराबर है OD के। चेक कर लो, चेक कर लो, ये सब रेडियस हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और सच कहूँ तो ये चारों आपस में बराबर हैं, है ना, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई। ठीक है, ये दो चीज़ें मुझे मिल गई, और साथ ही साथ तीसरी चीज़ मुझे ऑलरेडी दे रखी है कि AB बराबर है बच्चों किसके, CD के, है ना। ये मुझे ऑलरेडी गिवन है, जिसके कारण मैं अब कह सकता हूँ कि ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCD बाय क्राइटेरिया साइड साइड साइड। ठीक है, और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं अब ये भी तो कह सकता हूँ कि एंगल AOB
इज कॉन्ग्रुएंट टू, ओ ये तो मैंने लिख दिया है, क्या ही करी जा रहा हूँ मैं। एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी टी। क्लियर है, यही मुझे प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत गर्मी होती है बच्चों, यहाँ पर आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस बोर्ड को चमकाने के लिए मुझे तकरीबन 12-14 ट्यूबलाइट लगानी होती हैं और पंखा भी नहीं चला सकता ताकि आपके वीडियो में किसी भी तरीके का नॉइस रिफ्लेक्शन ना हो। चलिए, तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं एक घूंट पानी ले लूँ और फिर बढ़ते हैं हम लोग हमारी अगली थ्योरम की तरफ। ऑल सेट, नाउ वापस मैं एनर्जाइज्ड हूँ अब, और बढ़ते हैं हम हमारी अगली थ्योरम की तरफ। ठीक है। Oh, the most important part of this circle chapter, either you are from 9th class or from 10th class, है ना। इस थ्योरम के बिना तो सर्कल कंप्लीट ही नहीं होता है। Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, है ना। ऐसे ये बात नहीं समझ में आने वाली। चलिए ड्रॉ करते हैं और देखते हैं क्या ये कहना चाहता है। चलिए 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 सुंदर सा एक डायग्राम बनाते हैं और फिर समझते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि यदि अगर एक सर्कल की कोई एक आर्क है ना, ये जो आर्क है ये सेंटर पर जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आने वाली जितनी भी थ्योरम्स हैं वो इसी से रिलेट है। ठीक है, तो ये जो आर्क है ये सेंटर पर जितने भी डिग्री का एंगल बना रही है, यही आर्क सेगमेंट पर किसी दूसरे एंगल के डबल के बराबर होगा, है ना। यानी कि ये वाला जो एंगल है बच्चों वो इसके आधे के बराबर होगा, या फिर ये वाला एंगल इसके डबल के बराबर होगा। नहीं आई बात समझ में? चलिए लिखता हूँ तो आएगा बात समझ में। ये ओ है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्क है ए सी बी, इसने सेंटर पर एंगल बनाया ए ओ बी, और इसी आर्क ने सेगमेंट पर एक एंगल बनाया ए सी बी, तो ये वाला एंगल इसके डबल के बराबर होगा। चेक कर लो। Angle subtended by an arc at the center is twice the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। ठीक है, इस बात को प्रूफ भी करते हैं। चलिए 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 इस बात को प्रूफ भी करते हैं। ये ले लिया मैंने, है ना, और यहाँ से मैंने बाइसेक्ट किया इन दोनों एंगल्स को एक साथ इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन बनाई जो दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट कर रही है, और इन एंगल्स को दिया मैंने बढ़िया सा कोई नाम। यार ये मज़ा नहीं दे रही है ये लाइन, है ना, थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूँ। यस, अब आ रहा है सही मज़ा। ठीक, तो इनको नाम दे देते हैं अपन। ये 1 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 5 और ये एंगल 6। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप ज़रा, है ना। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है। ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल नहीं है भाई साहब, आर्क है, गलत लिख दिया मैंने। ठीक, यहाँ पर आर्क मेकिंग एंगल एट सेंटर, दैट इज कौन सा एंगल बना रही है ये, ए ओ बी, एंड आर्क
मेकिंग एंगल मैं बच्चों एक चीज और आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज पर जाना ठीक नहीं है ना। एज इट इज रटने से अच्छा है कि जो समझ में आए वैसा लिखना, ठीक है। आर्क मेकिंग एंगल ऑन द सेगमेंट, तो भैया मुझे जैसा समझ में आ रहा है वैसा वैसा मैं लिख जाऊं, और यही सही तरीका है जिससे हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और जो सेगमेंट पर जो एंगल बना रही है वो कौन सा एंगल है, ए सी बी। अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो मुझे इसमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी जो है, ए ओ बी इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। अभी भी कुछ बच्चों को बात ना समझ में आई हो तो मैं नंबर्स लेकर समझाता हूँ, है ना। अगर सपोज मान लीजिए कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 100 डिग्री है तो ये वाला एंगल 50 डिग्री होगा, यानी कि ऊपर वाला एंगल आधा होगा इसके, ये वाला एंगल इससे डबल होगा, ठीक है। तो अब बात क्लियर है। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन भी किया, और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं एल, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन दैट bisect एंगल ACB as well as एंगल ACB एंड एंगल AOB, ये दोनों ही एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। चलिए तो प्रूफ करते हैं इस बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ OAC? और अगर ऐसा है तो ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, है ना। सो मैं यहां पर लिख ले रहा हूं एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल OAC। तो जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। चलिए अब जरा यहां से ध्यान से समझिए, क्या OA बराबर है OC के? हाँ जी है। क्यों बराबर है? क्योंकि वो रेडियस है। बट OA बराबर है OC के, ये क्या है, रेडियाई, ठीक है। तो अब मुझे यहां से एक कंक्लूजन ये मिल गया कि जब OA बराबर है OC के तो इसका मतलब OAC तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल OAC is an आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी जो दो साइड्स इक्वल है उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, है ना। इसका मतलब ये भी है कि एंगल 3 जो है ये बराबर होगा किसके, एंगल 4 के। और अगर ऐसा है तो मैं अब ये भी कह सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 की जगह पर मैं ऐसा लिख लूँ एंगल 4 प्लस एंगल 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्वाइस ऑफ एंगल 4।
सिमिलरली, है ना, सिमिलरली मैं अब ये भी कह सकता हूं कि एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5. एंगल 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 5. आप चाहो तो इसे नाम दे दो 1 और इसे नाम दे दीजिए 2. ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों को जोड़ लूं बच्चों, तो एंगल 1 प्लस इन दोनों को इक्वेशंस को जोड़ने पर तो मुझे मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल 4 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5. ठीक है, चलिए तो और समझते हैं ध्यान से. तो ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस 2 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल AOB. चेक कर लो. और यहाँ से अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एंगल 4 प्लस एंगल 5. और ज़रा ध्यान से देखिए, कि 2 एंगल 4 प्लस 5 मिलकर क्या बन रहा है, एंगल ACB. चेक कर लो ना. तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB. यही तो मुझे प्रूफ करना था. चेक कर लो ना. ठीक है, यही बात मुझे प्रूफ करनी थी. ठीक है, आ रही हैं बातें समझ में. चलिए तो बढ़ते हैं आगे अगली थ्योरम की तरफ से, है ना बच्चों. अगर ये बात अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी तो आगे आने वाली बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि वो सब कोरिलेट करने वाली हैं हम. चलिए देखते हैं अगली थ्योरम. एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखिए, तो अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया, बड़ा सा सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है. सपोज ये इसका सेंटर है ना. यहाँ से मैंने ये बना लिया. ठीक, ये रफ होगा क्या, नहीं होगा. तो मैं एक बार फिर से बना लेता हूँ. ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से बना लिया. ठीक है, तो अब ले लेता हूँ मैं ब्लैक पेन. ठीक, ये इसका सेंटर है. सपोज मान लीजिए कि ये जो आर्क है A और B, इसने सेंटर पर एंगल बनाया ये वाला. ठीक है, तो मैं अब यहाँ से अगर एक और एंगल ऐसा बनाऊं तो ये वाला एंगल तो इसके आधे के बराबर होगा. अच्छा, एक और बना लूं, अभी भी तो थ्योरम अप्लाई होगी. ये वाला एंगल भी इसके आधे के बराबर होगा. अभी भी मेरा मन नहीं माना, मैंने एक और बना लिया, ये वाला एंगल भी इसके आधे के बराबर होगा. तो भैया कहानी कहना क्या चाह रही है, एंगल 1 भी इस 4 के आधे के बराबर है, 2 भी इसके आधे के बराबर है और 3 भी इसके आधे के बराबर है. तो क्या ये तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे? यस, है ना. और यही थ्योरम ये कहना चाह रही है कि एक ही सेगमेंट पर बने तीनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे. अब अगर आपको इस बात को प्रूफ भी करना है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू, या ऐसा कह लो, थोड़ा सा मैं उल्टा लिख देता हूँ तो बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी. एंगल 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1. एंगल 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2. एंगल 4 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3. जब ये सब एंगल 4 के आधे के बराबर है, या फिर 4 एंगल इसके डबल के बराबर है, या यूं कह लो और थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लो, तो 1 बाय हाफ ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1, हाफ ऑफ, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है,
अब सही है। हाफ ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 2 एंड हाफ ऑफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये इन सारे समीकरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के, और इन शॉर्ट वी कैन से एंगल्स ऑन अ सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, है ना। एक ही सेगमेंट पर बने हुए सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली थ्योरम। ठीक है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, चलिए मैं सही कर दूं क्या? गलती के लिए मुझे माफ कर देना। ये जो है ना बच्चों, ये स्पेलिंग गलत लिखी गई है। ठीक है, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, तो ये भी इसी से ही निकल कर आया है। देखते हैं कैसे, चेक करते हैं। ये वाला गोला चाहिए मुझे। ये रहा एक सुंदर सा सर्कल। ठीक है, इसके बाद हम ले लेते हैं ये लाइन। ये रहा मेरा सेमी सर्कल्स, है ना। और सपोज मान लीजिए कि यहाँ कहीं है इसका सेंटर, यहाँ कहीं है इसका सेंटर। तो बच्चों ये जो आर्क है ए बी, है ना, ये सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 180 डिग्री का। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ एंगल्स बनाऊं इस तरीके से, तो भैया ये वाला एंगल जो है वो इसका हाफ होगा ना, अभी तो हमने पढ़ा है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। चलिए एक और बना लेता हूँ, क्या ये भी 90 डिग्री का होगा? यस ऑफ कोर्स इट इज आल्सो 90 डिग्री, है ना। अब मैं यहाँ पर कितने भी एंगल बनाऊं वो सब 90 डिग्री के बनने वाले हैं। तो यहाँ से दो चीजें समझ में आ जाएंगी कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है ना। चलिए इंग्लिश में बोलता हूँ, एंगल ऑन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल, है ना। आप चाहें तो इसको पिछली वाली थ्योरम को भी यहाँ से समझ सकते हैं कि अब मैं यहाँ पर कितने भी एंगल्स बना लूँ सभी 90 डिग्री के बनेंगे, जो भी सेमी सर्कल पर होंगे। तो सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स भी तो आपस में इक्वल हैं। यही हमने पढ़ा था पिछले थ्योरम में कि एक ही सेगमेंट पर कितने भी एंगल बना लो वो सब आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है ना। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला पार्ट। द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब जानते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री का मतलब नहीं जानते हो तो ये कर लीजिए 180 डिग्री। और इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन मैं लिख दे रहा हूं कहीं पर। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनका सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, आपकी मेमोरी के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका इस थ्योरम से कोई वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। चलिए तो बनाते हैं एक सर्कल। एक सुंदर सर्कल दो भैया हमें। तो ये रहा हमारा सुंदर सर्कल। ठीक है, और ऐसा करने के लिए, अरे ये क्या कर रहे हो? चलिए अरे यार ये क्या बदतमीजी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया एक सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमारी समझ में आने वाली है अगर आप लोग ठीक तरीके से समझें तो। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ कहीं इसका सेंटर है और मैंने इसको भी ज्वाइन कर लिया, इसको और इसको, है ना। तो देखिए जरा ध्यान से
क्या ये जो आर्क है बच्चों ए, इसको कुछ नाम दे दो बी, ये सी और ये डी, तो ये जो आर्क है ए बी सी, इसमें सेंटर पर जो भी एंगल बना है, मुझे नहीं मालूम कितने डिग्री का है, लेकिन ये तो तय है कि ये वाला एंगल इसका आधा होगा, है ना। सिमिलरली ये जो आर्क है ए डी सी, इसने सेंटर पर एंगल बनाया है ये वाला, है ना, और अब ये एंगल जितने भी डिग्री का हो, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो इसका आधा होगा। और भैया ये वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। तो ये दोनों एंगल इसके आधे हुए ना, चेक कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसको कोई बहुत ज़्यादा प्रूफ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए। इस बात का कंक्लूजन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, कि sum of opposite angles of cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है? एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से इस बात का भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंड देयर सम इज 180 डिग्री। क्लियर है बात? तो बढ़ते हैं जल्दी से, दो थ्योरम्स और हमारे पास रह गए हैं। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है, 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना इसके मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो आगे आने वाली जो दो थ्योरम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आशा करता हूँ कि आप भी मेरे साथ उतना ही मन लगाकर समझेंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है बच्चों ये, और दरअसल इसका कोई प्रूफ ऐसा मैथमेटिकली नहीं है, थ्योरेटिकली हमें इसमें यहाँ पर लिखना पड़ता है, बट बिना इसके क्वेश्चंस 10th क्लास में कर पाना लगभग असंभव जैसा है। तो आप लोग इस बात को समझिएगा भी, और थोड़ी सी आयरनी ये भी है कि डायरेक्टली ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में प्रूफ करने के लिए भी दी गई है, तो उस लिहाज से भी ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए समझते हैं क्या है ये हमसे कह रहा है, मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझाने की। ठीक है, एक सर्कल है और यहां पर है एक टेंजेंट, अरे यार गलत हो गई है, अभी और ऊपर निकल जाएगी। चलिए एक लास्ट अटेम्प्ट, और अभी भी गलत है। अब सही है। ठीक है, ये रही एक टेंजेंट, और यहाँ कहीं ले लीजिए एक सर्कल, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, ठीक, ये है इसका सेंटर O। अब मुझे बच्चों ये प्रूफ करना है ना, यहां पर गिवन तो यही है, सर्कल विथ सेंटर O, है ना, और चाहो तो इसको कुछ नाम दे दो,
ये ए बी एक टेंजेंट है और पी इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। सर्कल विथ सेंटर ओ एंड हैविंग टेंजेंट ए बी एंड हैविंग टेंजेंट ए बी, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड हैविंग टेंजेंट ए बी। चाहो तो ये भी लिख दो, P is the point of contact. P is the point of contact, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, वो भी कहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का बना रहा है। इस बात को हमें प्रूफ करना है। सर्कल विद सेंटर O एंड हैविंग टेंजेंट AB, P इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। चलिए अब इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेरे साथ जुड़ना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर O पॉइंट से AB तक पहुंचने के लिए कुछ रास्ते बनाए, एक ये, एक ये, एक ये, इतने काफ़ी है, चाहो तो और बना लो, है ना, बस ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया B1, ये B2, ये B3 और ये B4, है ना। अब मैंने यहाँ पर O से AB तक पहुँचने के बहुत सारे रास्ते बना लिए, है ना, और एक रास्ता OP भी था। पर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो OB जो है वो थोड़ा बड़ा है, OB1 थोड़ा और बड़ा है, OB2, OB3, जैसे जैसे करके हम देखते जाए तो O से AB तक पहुँचने की जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो क्या है, OP है। और हम भी यही बात करते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे आत्मा से परमात्मा तक पहुँचना है तो सीधा रास्ता ही हमें चुनना चाहिए, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो साइंस भी कहता है ना। तो यहाँ से इस O से इस AB तक पहुँचने के लिए जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है, OP है। और अगर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देन डेफिनेटली OP इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो इसी बात को थ्योरेटिकली मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स में भी कुछ इसी तरीके से दिया गया है, बस बहुत ही टिपिकली लैंग्वेज वो वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो मैं वहाँ पर नहीं करूँगा, बहुत साधारण सी भाषा में जैसा दिखा वैसा लिखा, ठीक है। इसको कहते हैं अभिता। कुछ लोग कविता लिखते हैं ना, है ना, मैं अभिता लिखता हूँ। अभिता मतलब जैसा दिखा वैसा लिखा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं इसका प्रूफ। करते हैं क्या, इसको तो लिखना है हमें, ठीक है। फ्रॉम O from O to AB there are various ways. There are various ways, जैसे कि OB1, OB2, OB3 और OB4, है ना। ये हमारे पास इतने रास्ते थे और साथ ही साथ एक OP, है ना। बट फ्रॉम द फिगर, अरे यार उत्तरी, but from the figure we observe
ऑब्जर्व B1, B2, B3 एंड B4 BY लिख दिया मैंने। B4 points are outside of circle, are outside of circle. Therefore, OP is the shortest path to reach AB। इसीलिए OP से OP जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है AB तक पहुंचने के लिए, है ना। एंड वी नो दैट shortest distance is always perpendicular distance, है ना। shortest distance is always perpendicular distance, hence OP is perpendicular to AB, है ना। तो यहां से आप लोग ये कंक्लूजन निकाल कर रखेंगे अपने दिमाग में कि टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और रेडियस को जोड़ने वाली लाइन हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट अगर आप समझने की कोशिश करें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग हमारी लास्ट थ्योरम पर, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ सर्कल पार्ट। आशा करता हूं कि मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आप बहुत अच्छे से समझेंगे। कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो ये हमारा आज के सेगमेंट का लास्ट टॉपिक है और हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो देखते हैं क्या ही ये कहना चाह रहा है हमसे। इंटरेस्टिंग है। ये रहा एक सर्कल और वो ये कह रहा है हमसे कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट अगर बनाए गए, अरे यार ई ना चलवे, ठीक, गलत हो गया, ये बढ़िया है। फिर गलत हो गया, अब सही है। ठीक है, ये मैंने बनाई एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। ये जो पॉइंट है ना बच्चों, ये है P और यहाँ कहीं है इसका सेंटर। ठीक है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से बनाई गई दो टेंजेंट, इनको हम नाम दे दे रहे हैं। ये कुछ, ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहां पर गिवन लिख ले रहा हूं। टू टेंजेंट from an external point, from an external point P, और वो क्या क्या है,
PA एंड PB। ठीक, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है बच्चों हमें? प्रूफ हमें करना है कि PA बराबर है PB के। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे तो वो भी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में मैंने इनको ज्वाइन कर लिया, इसको, इसको और इसको। ठीक है, कुछ गलत हो गया यार। इसको ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, अब बढ़िया लग रहा है। और ये है O, ये जो पॉइंट है बच्चों ये है O। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, अरे यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? ज्वाइन OA OB एंड OP, OA OB एंड OP। ठीक, चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैंने यहां पर दो ट्राइंगल्स लिए। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OAP और OBP में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास OA बराबर है OB के, ये है हमारी रेडियाई। ठीक है, OP दोनों में कॉमन है, OP दोनों में कॉमन है। एंड एंगल OAP, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के हैं, अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP। ठीक है, OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP ईच 90 डिग्री। ठीक है, जिसके कारण मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाय कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? RHS। ठीक है, और एक बार जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब हम आसानी से कह सकते हैं कि PA बराबर है किसके? PB के बाय CPCD। चेक कर लो। इस तरीके से हमने समाप्त किया सर्कल का इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप मैंने लगभग सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी होंगी। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कहीं अगर मुझसे कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो रही हों तो उसको भी मुझे सूचना दीजिएगा आपकी मैसेज के थ्रू। और अगले किसी भी टॉपिक्स पर हम लोगों को डिस्कशन करना हो तो वो भी मेंशन कीजिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा और थोड़े से लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच बच्चों।